नमस्कार, मैं विनोद सैन नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 11वीं और 12वीं के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी में हम पढ़ रहे थे भाषा। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए भाषा की जो इकाइयां हैं, जो पिछले वीडियो में हमारी अधूरी रह गई थी, उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम मौखिक और लिखित भाषा में अंतरों के बारे में चर्चा करेंगे और उसके बाद हिंदी का अर्थ, यानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जिनकी एक पुस्तक है हिंदी भाषा, उसके संदर्भ में हिंदी के कितने अर्थ हैं और हिंदी व्यापक या विस्तृत अर्थ में या व्यावहारिक अर्थ में किस तरह से प्रयुक्त होती है, हिंदी का क्षेत्र कितना विस्तृत है, हिंदी की कितनी उपभाषा और बोलियां हैं, उसके संदर्भ में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे भाषा की इकाइयां। हिंदी भाषा की जो इकाइयां हैं वो 5 होती हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उसमें से 2 इकाइयां हमारी शेष रह गई थी, 3 इकाइयों के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो उन 2 इकाइयों के बारे में आज हम पढ़ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी भाषा की जो मूल इकाइयां होती हैं वो 5 होती हैं: ध्वनि, वर्ण, शब्द। यहां तक हम पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे हम पद और वाक्य। देखिए, तो हिंदी भाषा की मूल इकाइयों में 5 इकाइयों में से 3 इकाइयां हम पढ़ चुके थे। आज चौथी इकाई के बारे में हम चर्चा करते हैं, पद। देखिए, पद किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, लेकिन उस परिभाषा को समझने से पहले हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। मैं 2 बातें यहां पर लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं शब्द और दूसरा है पद। इन दोनों में क्या फर्क है, शब्द और पद में क्या अंतर है? तो देखिए, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का सार्थक समूह। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाए तो वह शब्द है। यदि पद के संदर्भ में हम शब्द की बात कहें कि पद और शब्द में क्या फर्क है, क्या अंतर है, तो कोई शब्द जब स्वतंत्र रूप से लिखा जाए, अर्थात वह वाक्यों में प्रयुक्त नहीं हो और स्वतंत्र रूप से रहे, तब वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। लेकिन अब बात आ रही है, पद किसे कहते हैं? तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, परिभाषा क्या होगी? वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। या फिर दूसरी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो विभक्ति से युक्त हैं, वे शब्द जो विभक्ति से युक्त हैं, पद कहलाते हैं। अब देखिए, इन दोनों का जो फर्क है उसे मैं स्पष्ट कर देता हूं। जैसे मैंने लिखा कमल, ठीक है, तब तो यह क्या हो जाएगा? शब्द। क्यों? क्योंकि यह स्वतंत्र है, यह वाक्यों में प्रयुक्त नहीं है, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तब तो यह क्या होगा? शब्द। और यदि आप कहें कि हम इसको पद किस प्रकार से बना सकते हैं, तो देखिए, जब इस शब्द को वाक्यों में हम प्रयुक्त कर देते हैं, या यूं कहें कि किसी भी शब्द को लेकर जब हम एक वाक्य की रचना कर देते हैं, तो उस वाक्य में प्रयुक्त होने के बाद शब्द है, वह शब्द नहीं कहलाकर क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे इस शब्द को लेकर हम एक वाक्य की रचना करते हैं, कमल विद्यालय जा रहा है। ये लो साहब। अब यहां पर कहें कि साहब ये कमल क्या है, तब हम कहेंगे कि कमल इस जगह पर, यहां पर एक शब्द नहीं होकर क्या है? पद है। क्योंकि कमल को लेकर के और हमने एक वाक्य की रचना
कर दी है। आया समझ में? तो देखिए, अब करते हैं हम पद के बारे में चर्चा। पद किसे कहते हैं? तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है? अथवा दूसरी परिभाषा क्या होगी? विभक्ति से युक्त शब्द, विभक्ति का मतलब कारकों की विभक्ति से है, विभक्ति से युक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है? आगे समझ में? उदाहरणों की यदि हम बात करें तो देखिए, उदाहरण जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है? तो यहां पर राम ने, क्योंकि विभक्ति से युक्त है, मैंने क्या कहा कि या तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द या विभक्ति से युक्त, यानी वे शब्द जिनके साथ कारक की कोई ना कोई विभक्ति जुड़ी है, तो विभक्ति से युक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे राम ने, ये अपने आप में एक पद है, रावण को, ये अपने आप में एक पद है, तीर से, ये अपने आप में एक पद है, और मारा। ठीक है? तो ये आपके समझ में आ गया होगा। जो भाषा की मूलभूत इकाइयों में चौथी इकाई है पद, इसकी सामान्य परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि पद किसे कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं, और या फिर दूसरी परिभाषा है विभक्ति से युक्त शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है? इस पद का ही एक विस्तृत रूप आपके पाठ्यक्रम में है, पद परिचय। जैसे ही वो टॉपिक हमारे सामने आएगा तो उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? अब पद के बाद अगली इकाई है हमारी वाक्य। देखिए, अब वही बात आती है कि वाक्य की क्या परिभाषा है या वाक्य किसे कहते हैं। तो देखो, बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है। वैसे हम सीधा भी कह सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, जैसे वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ठीक उसी प्रकार से शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ऐसे भी हम इसकी परिभाषा को कह सकते हैं। लेकिन एक व्याकरणिक परिभाषा की हम बात करें तो व्याकरणिक परिभाषा क्या होगी? देखिए, वाक्य की व्याकरणिक परिभाषा होगी भाषा की वह संगठनात्मक इकाई, भाषा की वह संगठनात्मक इकाई जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है। दोबारा सुने, भाषा की वह संगठनात्मक इकाई जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को प्रकट करता है, वह वाक्य कहलाती है। ठीक है? देखिए, भाषा की वह संगठनात्मक, क्योंकि संगठन ही होता है इसमें, भाषा की वह संगठनात्मक इकाई जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को, अपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करता है,
उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है। भाषा की वह संगठनात्मक इकाई जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव विचारों को व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। या फिर और सीधी परिभाषा की यदि हम बात करें, शब्दों का व्यवस्थित शब्दों का व्यवस्थित व्याकरणिक एवं अर्थवान समूह, जिसे हम सार्थक भी कह सकते हैं, सार्थक कह दें तो भी वही बात होगी, अर्थवान। ठीक है ना। शब्दों का व्यवस्थित व्याकरणिक एवं अर्थवान समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है। यानी शब्दों का समूह कैसा होना चाहिए? व्यवस्थित होना चाहिए, व्याकरण सम्मत होना चाहिए और अर्थवान होना चाहिए, यानी उसका एक निश्चित अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं? वाक्य कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। ठीक है ना। राधा गाना गा रही है। कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। ठीक है ना। और बहुत सारे हम वाक्य बना सकते हैं। देखिए, तो यहां पर ये 3 उदाहरण हैं, और भी उदाहरण हम लिख सकते हैं, चौथा भी लिख सकते हैं। सीता खाना बना रही है। ये आपके आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ये 4 जो वाक्य मैंने लिखे हैं उदाहरण के तौर पर, ये कैसे हैं? यानी भाषा की संगठनात्मक इकाई है, उसका प्रदर्शन हो ही रहा है। साथ में दूसरी परिभाषा की यदि हम बात करें तो सभी शब्द हैं, ये मिलकर जब वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं तो पद के रूप में हो जाते हैं। ठीक है। तो शब्दों का व्यवस्थित व्याकरणिक या और अर्थवान जो समूह है, यानी इसमें इन वाक्यों में सभी शब्द हैं। सभी शब्द कैसे हैं? व्यवस्थित हैं, व्याकरण के अनुसार इनको व्यवस्थित किया गया है, और इनका जो समूह है शब्दों का वह कैसा है? अर्थवान है, यानी सार्थक समूह है। यानी इसको पढ़ें तो इसका अर्थ, इन वाक्यों का अर्थ है, इस वाक्य का अर्थ है वह हम आसानी से समझ सकते हैं कि बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। आसानी से समझ सकते हैं बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। राधा गाना गा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है और सीता खाना बना रही है। तो यहां तक हमारी भाषा की जो इकाइयां हैं वो समाप्त होती हैं। जहां तक मैं मानता हूं आपको भाषा की जो इकाइयां हैं वो ठीक प्रकार से समझ में आ गई होंगी। यदि आपको बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाए कि भाषा की इकाइयां कितनी होती हैं, वह कौन कौन सी होती हैं, लिखिए, तो ये भाषा की 5 इकाइयां होती हैं। इनकी परिभाषा उदाहरणों सहित जो है आपको समझा दी गई है। जहां तक मैं मानता हूं आपको ठीक प्रकार से समझ में आई होंगी। आगे अब हम बात करते हैं मौखिक और लिखित भाषा की। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए परीक्षा में कि मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है, तो देखिए मौखिक और लिखित भाषा में कुछ सामान्य से अंतर हैं
उन अंतरों के बारे में आज हम यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, मौखिक और लिखित भाषा की परिभाषा हम पढ़ चुके हैं। मौखिक किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये भाषा के दो रूप हैं। आप यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा के कितने रूप होते हैं, तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा, ठीक है ना। इसी क्रम में देखते हैं मौखिक और लिखित भाषा में अंतर। दोनों भाषाओं में अंतर है, उसे हम यहां पर ठीक प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे मौखिक भाषा, ठीक है, दूसरी तरफ हम लिखेंगे लिखित भाषा। इसे हम आसानी से समझ सकते हैं। यदि ये प्रश्न आपके परीक्षा में आ जाए तो इसका उत्तर हमें किस तरह से देना है। देखिए, ये इस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे और मौखिक और लिखित भाषा में अंतरों को हम पॉइंटों के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट मौखिक भाषा के संबंध में। मौखिक भाषा यहां पहले क्यों लिखी है, लिखित भाषा बाद में क्यों लिखी है, क्योंकि मैं पहले भी आपको मौखिक और लिखित भाषा के बारे में बता चुका हूं कि मौखिक भाषा का विकास, इसका जन्म है वो मनुष्य के जन्म के साथ ही हुआ है, सबसे पहले हुआ है। लिखित भाषा है उसका जन्म, उसका विकास लिपि के आविष्कार के बाद हुआ है। इसलिए ये सबसे प्राचीन रूप है भाषा का। अब देखिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा में मूल अंतर क्या है। तो देखिए, मौखिक भाषा है वह बोलकर व्यक्त की जाती है। आप जानते हैं खूब ठीक प्रकार से, मौखिक में हम मुख के द्वारा बोलकर व्यक्त करते हैं, जबकि इसके विपरीत लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है, ठीक है ना। मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है और लिखित भाषा है वह लिखकर व्यक्त की जाती है, ठीक है। यह तो हुआ इसका एक सामान्य अंतर। दूसरा अंतर, मौखिक भाषा, मौखिक भाषा कैसी होती है, स्वाभाविक होती है या प्राकृतिक होती है, कुछ भी कह सकते हैं हम, स्वाभाविक या प्राकृतिक होती है। जबकि लिखित भाषा है वह कैसी होती है, लिखित भाषा व्याकरणिक पृष्ठभूमि लिए होती है, व्याकरणिक पृष्ठभूमि से युक्त होती है, या यूं कह सकते हैं कि कृत्रिम होती है। इसे हम कृत्रिम भी कह सकते हैं। तीसरा अंतर, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, ठीक है। जबकि लिखित भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होता। आगे देखें, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा कैसी होती है, स्थिर होती है, ठीक है। और लिख लेते हैं हम एक दो अंतर। मौखिक भाषा ताजगी से युक्त होती है, जबकि
लिखित भाषा ताजगी से युक्त नहीं होती या ताजगी से मुक्त होती है। ठीक है, आया समझ में आपके? बिल्कुल सामान्य अंतर है। इन अंतरों को आपको याद करना है। आप यदि एक से दो बार इनको देखकर और बिना देखे यदि आप इसका रिवीजन करते हैं तो ये अंतर आपको आसानी से याद हो जाएंगे। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, विशेष नहीं है, सामान्य है और इनको आपको याद करना ही है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में मौखिक और लिखित भाषा में जो अंतर है वे अंतर पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और इनका रिवाइज कर देता हूं। देखिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, भाषा का सबसे प्राचीन रूप होता है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और यहां पर इसमें लिख लेते हैं और बढ़ा दें हम पॉइंट। यह है भाषा का प्राचीन रूप है। इसकी यदि हम बात करें तो यह भाषा का नवीन रूप है। ठीक है, यदि और बात करें तो मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह होती है ध्वनि और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ठीक है, तो देखो हम एक बार फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में जो मूल अंतर है वे क्या है? तो देखिए, मौखिक भाषा है वह बोलकर व्यक्त की जाती है या बोलकर प्रकट की जाती है, जबकि लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है या लिखकर प्रकट की जाती है। अगला, जो मौखिक भाषा है वह स्वाभाविक होती है या प्राकृतिक होती है, जबकि लिखित भाषा है वह व्याकरणिक पृष्ठभूमि से युक्त होती है या कृत्रिम होती है। अगला है, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, जबकि लिखित भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होता है। अगला है, मौखिक भाषा ताजगी से युक्त होती है, जबकि लिखित भाषा ताजगी से युक्त नहीं होती है। अगला पॉइंट है, भाषा का मौखिक भाषा है यह भाषा का प्राचीन रूप है, जबकि लिखित भाषा है यह भाषा का नवीन रूप है। अगला पॉइंट है, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जबकि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, मौखिक भाषा में वाक्य कैसे होते हैं? छोटे। मौखिक भाषा में वाक्य छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? दूसरा पॉइंट जो है इसमें ये सारी चीज स्पष्ट हो रही है, क्योंकि मौखिक भाषा है उसके ऊपर व्याकरण का प्रभाव नहीं होता है, इसलिए मौखिक भाषा में जो वाक्य होते हैं वे कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। जबकि लिखित जो भाषा होती है वह व्याकरणिक पृष्ठभूमि से युक्त होती है, यानी व्याकरण सम्मत होती है, व्याकरण के सारे नियमों को ध्यान में रखकर वाक्यों की रचना होती है, इसलिए लिखित भाषा में वाक्य कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। तो ये कुछ अंतर हैं, इनको हमने 8 पॉइंटों में विभाजित किया है। आपको जितने पॉइंट याद हो सकें ज्यादा से ज्यादा याद करने का प्रयास करें, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, सामान्य है। एक दो बार रिवीजन करने के पश्चात आसानी से हम इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है,
तो मौखिक भाषा बोलकर व्यक्त की जाती है, लिखित भाषा लिखकर व्यक्त की जाती है। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, यानी मनुष्य का जैसा स्वभाव होता है उसी तरह की वह भाषा काम में लेता है। ये प्राकृतिक होती है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, जबकि लिखित भाषा व्याकरणिक पृष्ठभूमि से युक्त या कृत्रिम होती है, बनावटी होती है, इसको मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। आगे, मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, जबकि लिखित भाषा है इसके ऊपर स्थानीय बोलियों का प्रभाव नहीं होता है। अगला है, मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है और लिखित भाषा कैसी होती है, स्थिर होती है। मौखिक भाषा है ताजगी से युक्त होती है, लिखित भाषा ताजगी से युक्त नहीं होती है। मौखिक भाषा है यह भाषा का प्राचीन रूप है, जबकि लिखित भाषा भाषा का नवीन रूप है। मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, जबकि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। आगे, मौखिक भाषा है इसमें वाक्य कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो आपको ये ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा कि मौखिक और लिखित भाषा में मूल अंतर क्या है। आगे हम बात करते हैं हिंदी का अर्थ। यह भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हिंदी के अर्थ की यदि हम बात करें तो हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, और उनकी पुस्तक है, उसका नाम है हिंदी भाषा। ये पुस्तक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की इस पुस्तक में हिंदी के 3 अर्थ व्यक्त हुए हैं, यानी उन्होंने हिंदी को 3 अर्थों में व्यक्त किया है। कौन कौन से अर्थ हैं, देखिए, उनके बारे में हम सामान्य रूप से चर्चा कर लेते हैं। पहला है हिंदी का व्यावहारिक अर्थ, जिसे हम व्यापक या विस्तृत अर्थ भी कह सकते हैं, यानी ये 2 इसके अन्य नाम हो सकते हैं, व्यापक या विस्तृत अर्थ। दूसरा है हिंदी का भाषा शास्त्रीय अर्थ, और तीसरा है हिंदी का संकुचित अर्थ। ठीक है, तो देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, पुस्तक का नाम है हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा में हिंदी के 3 अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। हिंदी का व्यावहारिक, व्यापक या विस्तृत अर्थ, दूसरा है हिंदी का भाषा शास्त्रीय अर्थ, और तीसरा है हिंदी का संकुचित अर्थ। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला जो पॉइंट है हिंदी का व्यावहारिक, व्यापक या विस्तृत अर्थ है, उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं। तो देखिए, हिंदी का व्यावहारिक, व्यापक या विस्तृत अर्थ क्या है। तो हिंदी भाषा भारतवर्ष के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश, इन प्रदेशों में 10 प्रदेशों की भाषा है। ठीक है, यानी
28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 प्रदेशों की भाषा कौन सी है? हिंदी। यह हुआ इसका व्यापक या विस्तृत अर्थ। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 प्रदेश ऐसे हैं जिनमें सिर्फ हिंदी बोली जाती है और हिंदी ही वहां के लोगों की व्यावहारिक भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, जबकि दूसरी भाषाएं हैं उन भाषाओं के प्रदेशों की संख्या 1 या 2 हो सकती है। उसकी तुलना में हिंदी भाषा के प्रदेशों की संख्या 10 है। इसीलिए यह हिंदी भाषा है, यह हमारे भारत की इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रभाषा भी माना गया है। लेकिन व्यवहारिक रूप में, जैसे कि राष्ट्रभाषा का टॉपिक आएगा तो हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप में 10 प्रदेशों की भाषा होने के कारण हम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, जबकि संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो देखिए, हिंदी है यह विस्तृत अर्थ में किस प्रकार से प्रयुक्त होती है। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 प्रदेश कौन कौन से हैं जिनमें हिंदी भाषा बोली जाती है या व्यवहार में ली जाती है। तो देखिए, 10 प्रदेश कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं। 3 प्रदेश ऐसे हैं जिनको याद करने से हमको 6 प्रदेश याद हो जाएंगे। कौन कौन से हैं उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। भारत सरकार के द्वारा इन 3 प्रदेशों को या 3 राज्यों का विभाजन कर दिया गया था सन 2000 में, जिससे 3 और नए राज्य अस्तित्व में आए। तो उन 3 राज्यों को याद करने से हमको 6 राज्य हैं वो स्वतः ही याद हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से हैं। जो हिंदी भाषी राज्य हैं 10, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों में से 10 राज्य कौन कौन से हैं जो हिंदी भाषी हैं। देखिए, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा सन 2000 में मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे और दूसरा राज्य अस्तित्व में आया, वह है छत्तीसगढ़। हो गए दो याद। तीसरा उत्तर प्रदेश, इसके भी भारत सरकार के द्वारा टुकड़े कर दिए गए थे और दूसरा राज्य है वो अस्तित्व में आया था सन 2000 में, जिसका नाम है उत्तराखंड। अगला राज्य है बिहार, इसके भी भारत सरकार के द्वारा सन 2000 में 2 टुकड़े कर दिए गए थे और अगला जो राज्य है वो अस्तित्व में आया झारखंड। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 राज्यों को याद करने से 6 राज्य हैं वो स्वतः ही याद हो जाएंगे। आगे 7वें राज्य के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यहां 7वां हमारा राजस्थान, 8वां राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा, 9वां दिल्ली जो कि एक राज्य भी है और साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है, और 10वां है हिमाचल प्रदेश। तो हिंदी भाषा भारत के यानी उत्तर और मध्य भारत के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, ये 10 राज्य हैं। ये 10 राज्य उत्तर और मध्य भारत में हिंदी भाषा का प्रतिनिधित्व करते हैं। विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, यही इसका व्यावहारिक विस्तृत या व्यापक अर्थ है, क्योंकि यह 10 राज्यों की भाषा है, 10 राज्यों के लोगों के व्यवहार में ली जाने वाली भाषा है। 10 राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार,
झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली जो कि एक राज्य भी है, साथ में केंद्र शासित प्रदेश भी है, और हिमाचल प्रदेश। आगे बात करते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी की कितनी उपभाषा और बोलियां हैं, या हिंदी को कितनी उपभाषा और बोलियों में बांटा गया है, तो देखिए इन 10 राज्यों को ध्यान में रखते हुए जो हिंदी भाषा है उसे 5 उपभाषा और 18 बोलियों में बांटा गया है। ये विस्तृत अर्थ या व्यापक अर्थ की ही या व्यवहारिक अर्थ है, उसी की चर्चा कर रहा हूं मैं। इसी के अंतर्गत ये सारी बातें हैं कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं, तो देखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं, यहां पर एक डायग्राम के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। ठीक है, हिंदी की उपभाषाएं कितनी है? 5। बोलियां कितनी है? 18। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं कि हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं। यहां पर 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले लिखेंगे हम पश्चिमी हिंदी, फिर उसके बाद नंबर 2 पर पूर्वी हिंदी, फिर उसके बाद राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये तो क्या हुई? हिंदी की उपभाषाएं। कितनी हुई? 5। 1 2 3 4 5। ये 5 हुई हिंदी की उपभाषाएं। अब इन 5 उपभाषाओं को कितनी बोलियों में बांटा गया है? 18 बोलियों में बांटा गया है। कितनी बोलियां हैं? 18। 18 बोलियां। कौन कौन सी हैं देखें। यहां पर बात करते हैं सबसे पहले खड़ी बोली, जिसके अन्य नाम कौन कौन से हैं? एक है इसका नाम कौरवी, और भी नाम है नागरी, हिंदुस्तानी और सरहिंदी। ये इसके अन्य नाम हैं। अगला है ब्रज, हरियाणवी, जिसका एक अन्य नाम है बांगरू। अगला है बुंदेली और कन्नौज। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आगे बात करते हैं हम राजस्थानी। राजस्थानी में सबसे पहले बात करते हैं हम पश्चिमी राजस्थानी, और पश्चिमी राजस्थान की जो बोली है वह है मारवाड़ी। अगला है पूर्वी राजस्थानी,
इसकी बोली है जयपुरी। उत्तरी राजस्थानी, इसकी बोली है मेवाती। और दक्षिणी राजस्थानी नंबर 4, इसकी जो बोली है वो है मेवाड़ी। ठीक है, आगे बिहारी, इसकी भी 3 है, मगही, मैथिली और भोजपुरी। पहाड़ी की 3 है, जिसमें पश्चिमी पहाड़ी, जिसके अंतर्गत आती है कुमायूनी, इसको कुमाऊनी भी लिख देते हैं, और मध्यवर्ती पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी के अंतर्गत आता है आपके गढ़वाली। और एक और है, वह है नेपाली। ठीक है, तो इस तरह से हिंदी को 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में बांटा गया है। ठीक है, आगे आपके समझ में 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ये 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, जिसका अन्य नाम कौरवी, नागरी, हिंदुस्तानी, सरहिंदी। अगली है ब्रज, फिर है हरियाणवी, जिसका दूसरा नाम है बांगरू। एक है बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और राजस्थानी के अंतर्गत पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी, पूर्वी राजस्थान में जयपुरी, उत्तरी राजस्थान में मेवाती और दक्षिण राजस्थान में मेवाड़ी। बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी। और पहाड़ी के अंतर्गत पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें कुमायूनी, और मध्यवर्ती पहाड़ी, जिसमें गढ़वाली, तथा एक अन्य नाम नेपाली। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको काउंट करें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो हिंदी को 5 उपभाषाओं और 18 बोलियों में बांटा गया है। अब हिंदी के 3 अर्थों के बारे में मैं बात कर रहा था। हिंदी का व्यवहारिक अर्थ, भाषा शास्त्रीय अर्थ और संकुचित अर्थ। तो देखिए, ऐसे में हम नंबर 2 भाषा शास्त्रीय अर्थ के बारे में बात करें तो हमारे हिंदी के एक विद्वान हुए हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। उनकी एक पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। उसमें उन्होंने पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत स्वीकार किया है। और इस दृष्टि से यदि देखें तो जो हिंदी है, भाषा शास्त्रीय अर्थ की दृष्टि से हिंदी को 2 उपभाषाओं, 2 हो गई, एक पश्चिमी हिंदी, दूसरी पूर्वी हिंदी, और 8 बोलियों में बांटा गया है। क्योंकि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां और पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, इनको मिलाकर होता है संख्या 8। तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं, उन्होंने हिंदी को यदि शास्त्रीय अर्थ की बात करें तो शास्त्रीय अर्थ के अंतर्गत हिंदी की 2 उपभाषा और 8 बोलियां मानी है। और यदि हिंदी के संकुचित अर्थ की बात करें तो संकुचित अर्थ में हिंदी एक उपभाषा पश्चिमी हिंदी और एक बोली खड़ी बोली की द्योतक मानी जाती है। अब देखिए, नाम है खड़ी। खड़ी का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, खड़ी का अर्थ होता है खरी। खरी का अर्थ होता है, अंग्रेजी में बात करें तो प्योर, और बात करें तो शुद्ध। अर्थात एक ऐसी बोली जिससे आसानी से बोला और समझा जा सके, अर्थात वक्ता के द्वारा कही गई बात का श्रोता या पाठक के द्वारा सामान्य रूप से जब अर्थ ग्रहण कर लिया जाए तो ऐसी भाषा खड़ी भाषा या खड़ी बोली कहलाती है। इस बोली का जो विस्तृत रूप है वह वर्तमान समय में हिंदी भाषा में बहुत अधिक प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए इसने एक भाषा का रूप धारण कर लिया है। तो ठीक है, जहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आज हमने हिंदी भाषा की इकाइयां, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर और हिंदी के अर्थ के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। आपको मौखिक और लिखित भाषा में अंतर है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं और बोलियां हैं। इस डायग्राम के माध्यम से आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। बाकी का अगले टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।